नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, ये तो आप लोग जान ही रहे हैं कि जो हम लोग का रीडिंग वाइज मतलब चैप्टर वाइज जो रीडिंग चल रहा है उसमें ये क्लास 7वां होगा। और आज आप लोग खुद देखिए कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें इस प्रकार के डाटा दिए हुए हैं जो कि एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो खंड 2 का हम लोग का चल रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और इस वीडियो को तो आप लोग बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एक वीडियो और आएगी और ये खंड 2 हमारा ख़त्म हो जाएगा जो कि औद्योगिकरण का युग है। ये था फैक्ट्रियों का आना, मतलब भारत में किस प्रकार से आया और भारत के कौन कौन से लोग थे जो कि स्थापित किए हैं, उन सभी के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो हमारा टॉपिक है फैक्ट्रियों का आना। बम्बई में पहली कपड़ा मिल 1854 में लगी। 2 साल बाद उसमें उत्पादन होने लगा। जो बम्बई में पहला कपड़ा मिल बना था, कब लगा था? तो 1854 में लगा था और उसमें 2 साल बाद उत्पादन होने लगा। 1862 तक वहाँ ऐसी 4 मिलें काम कर रही थी। उनमें 94,000 तकलियाँ, देखिए पॉइंट, 94,000 तकलियाँ और 2,150 करघे थे। उसी समय बंगाल में जूट मिलें खुलने लगी। वहाँ देश की पहली जूट मिल 1855 में और दूसरी 7 साल बाद यानी 1862 में चालू हुई। कहाँ पर? बंगाल में। उत्तरी भारत में एल्गिन मिल 1860 के दशक में कानपुर में खुली थी। तो एल्गिन मिल कहाँ खुली थी उत्तरी भारत में? तो 1860 के दशक में कानपुर में खुली थी। इसके साल भर बाद अहमदाबाद की पहली कपड़ा मिल भी चालू हो गई। 1874 में मद्रास में भी पहली कताई और बुनाई मिल खुल गई थी। तो ये सारे ये पूरा ये पैराग्राफ ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिए। अब ये उद्योग कौन लगा रहा था, उसकी पूंजी कहाँ से आ रही थी, इन सभी को देखते हैं हम लोग। तो इसका पहला आता है हमारा प्रारंभिक उद्यमी। देश के विभिन्न भागों में तरह तरह के लोग उद्योग लगा रहे थे। आइए देखते हैं अब ये कौन लोग थे। तो बहुत सारे व्यावसायिक समूहों का इतिहास चीन के साथ व्यापार के ज़माने से ही चला आ रहा था। जैसा कि हम लोग पिछली किताब में पढ़ चुके हैं, 18वीं सदी के आखिर से ही अंग्रेज भारतीय अफीम का चीन को निर्यात करने लगे थे। उसके बदले में वे चीन से क्या खरीदते थे? तो चाय खरीदते थे जो इंग्लैंड जाती थी। ये वीडियो मैं पढ़ा चुकी। बिहार स्टेट में अगर आप जब तैयारी कर रहे होंगे तो बिहार स्टेट में SC बेस्ड जो है उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वो पूरा आप लोग ज़रूर वीडियो देखें। अब यहाँ से देखिए कि बहुत सारे भारतीय कारोबारी सहायक की हैसियत से पहुँच गए थे। वे पैसा उपलब्ध कराते थे, आपूर्ति सुनिश्चित करते थे और माल को जहाज़ों में लाद कर रवाना करते थे। व्यापार से पैसा कमाने के बाद उनसे कुछ व्यवसायी भारत में औद्योगिक उद्यम स्थापित करना चाहते थे। कौन? तो व्यापार से पैसा कमाने के बाद भाई भारत में भी तो उद्योग होना चाहिए। बंगाल में द्वारिका नाथ टैगोर ने चीन के साथ व्यापार में खूब पैसा कमाया और वे उद्योगों में निवेश करने लगे। कौन करने लगे? तो द्वारिका नाथ टैगोर बंगाल में। 1830-40 के दशकों में उन्होंने 6 संयुक्त उद्यम कंपनियां लगा ली थी। तो 1830-40 के दशक में किसने लगाई थी 6 संयुक्त उद्यम कंपनियां? तो वो लगाए थे द्वारिका नाथ टैगोर। 1840 के दशक में आए व्यापक व्यावसायिक संकटों और साथ साथ टैगोर के उद्यम भी बैठ गए। लेकिन 19वीं सदी में चीन के साथ व्यापार करने वाले बहुत सारे व्यवसायी सफल उद्योगपति साबित हुए। 19वीं सदी में ये बता रहा है। बम्बई में डिंसा पेटिट ये नाम याद रखिए। और आगे चल कर के देश में विशाल औद्योगिक साम्राज्य स्थापित करने वाले जमशेदजी नुसरवानजी टाटा जैसे पारसियों ने आंशिक रूप से चीन को निर्यात करके और आंशिक रूप से इंग्लैंड को कच्ची कपास निर्यात करके पैसा कमा लिया था। कौन कौन कमा लिया था? तो डिंसा पेटिट और आगे चल करके जो देश में विशाल औद्योगिक साम्राज्य स्थापित करने वाले कौन थे? जमशेदजी नुसरवानजी टाटा। ये कौन थे? तो ये पारसी थे। आगे देखते हैं। 1917 में कलकत्ता में देश में पहली जूट मिल लगाने वाली मरवाड़ी व्यवसायी सेठ हुकुमचंद ने, देखिए नाम याद रखिए, हुकुमचंद ने चीन के साथ मिलकर व्यापार किया। तो कब किया? तो 1917 में कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल कब बनी थी? तो 1917 में। मरवाड़ी व्यवसायी किसने लगाया था? तो हुकुमचंद ने लगवाया था। यही काम प्रसिद्ध उद्योगपति GD बिड़ला के पिता और दादा ने भी किया था। तो देख रहे हैं ये कितना टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको तो आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कीजिएगा। ये थे द्वारिका नाथ टैगोर की ये पिक्चर दी हुई है और इनके बारे में लिखा हुआ है कि द्वारिका नाथ टैगोर का विश्वास था कि भारत पश्चिमीकरण और औद्योगिकरण के रास्ते पर चलकर ही विकास कर सकता है। उन्होंने जहाज रानी, जहाज निर्माण, खनन, बैंकिंग, बागान और बीमा के क्षेत्र में भी निवेश किया था। तो किसने? द्वारिका नाथ टैगोर ने। ये जमशेद जी की फ़ोटो है। जीजीयू भोये एक पारसी बुनकर के बेटे थे। जीजी भोये
पारसी बुनकर के बेटे थे। अपने समय के बहुत सारे लोगों की तरह उन्होंने भी चीन के साथ व्यापार और जहाज रानी का काम किया था। उनके पास जहाज़ों का एक विशाल बेड़ा था। अंग्रेज और अमेरिकी जहाज कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण 1805 के दशक तक उन्होंने सारे जहाज बेचने पड़े थे। किसके कारण? तो प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन के कारण उन्हें 1850 में सारे जहाज बेचने पड़े थे। अब आगे देखते हैं। मद्रास के कुछ सौदागर बर्मा से भी व्यापार करते थे, जबकि कुछ के मध्य पूर्व व पूर्वी अफ्रीका के साथ संबंध थे। इनके अलावा कुछ वाणिज्यिक समूह थे, लेकिन वे विदेश व्यापार से सीधे जुड़े हुए नहीं थे। वे भारत में ही व्यवसाय करते थे। वे एक जगह से दूसरी जगह माल ले जाते थे, सूद पर पैसा चलाते थे, एक शहर से दूसरे शहर में पैसा पहुँचाते थे और व्यापारियों को क्या करते थे? तो पैसा देते थे। जब उद्योगों में निवेश के अवसर आए तो उनमें से बहुतों ने फैक्ट्रियों में क्या कि अपना पैसा लगा दिया, यानी निवेश किया। अब आगे का पॉइंट क्या बोल रहा है? तो जैसे भारतीय व्यापार पर औपनिवेशिक शिकंजा कसता गया, वैसे वैसे भारतीय व्यवसायियों के लिए जगह सिकुड़ती गई। उन्होंने अपना तैयार माल यूरोप में बेचने से क्या कर दिया? तो रोक दिया। जब ये मुख्य रूप से कच्चे माल और अनाज, कच्ची कपास, अफीम, गेहूँ, नील का निर्यात कर सकते थे, जिनकी अंग्रेज़ों को क्या थी? तो ज़रूरत थी। मतलब वो कर सकते थे, लेकिन वो क्या किया कि उन्होंने रोक दिया था। धीरे धीरे उन्हें जहाज रानी व्यवसाय से भी बाहर धकेल दिया गया, भारतीय व्यापारियों को। अब आगे देखते हैं। पहले विश्व युद्ध तक यूरोपीय प्रबंधकारी एजेंसियां भारतीय उद्योगों के विशाल क्षेत्र का नियंत्रण करती थी। जो पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 में, तब तक क्या हो रहा था? तो यूरोपीय प्रबंधकीय एजेंसियां जो थी वो भारतीय उद्योगों के विशाल क्षेत्र का नियंत्रण करती थी। इनमें बर्ड हिगलर्स कौन था? तो बर्ड हिगलर्स एंड कंपनी, एंट्रोलर यूल और जॉर्डिन स्किनर एंड कंपनी, इन सभी का नाम याद रखना होगा भाई, सबसे बड़ी कंपनियां थी। तो पूछ लेता है कि सबसे बड़ी इनमें से कंपनियां कौन थी? तो बर्ड हिगलर्स एंड कंपनी थी, एंट्रोलर यूल थी और जॉर्डिन स्किनर एंड कंपनी सबसे बड़ी कंपनियां थी। ये एजेंसियां पूंजी जुटाती थी, संयुक्त उद्यम कंपनियां लगाती थी, उनका प्रबंधन भी संभालती थी। ये सारी कंपनियां ये काम करती थी। आगे बोल रहा है कि ज़्यादातर मामलों में भारतीय वित्त पोषक यानी जो फाइनेंसर थे पूंजी उपलब्ध कराते थे, जबकि निवेश और व्यवसाय से संबंधित फैसले यूरोपीय एजेंसियां ही लेती थी। पैसे उपलब्ध तो भारतीय फाइनेंसर करवाते थे, लेकिन जो फैसला होता था वो कौन लेता था? तो वो यूरोपीय एजेंसियां ही लेती थी। अब आगे देखते हैं कि मजदूर कहाँ से आए। चलिए अगला टॉपिक हमारा आ जाता है पॉइंट, मतलब कि मजदूर कहाँ से आए। तो फैक्ट्रियाँ होगी तो मजदूर भी होंगे, ये बात सही है। फैक्ट्रियों के विस्तार से मजदूरों की मांग बढ़ने लगी। जब फैक्ट्रियाँ बढ़ेंगी तो मजदूर भी बढ़ेंगे। 1901 में भारतीय फैक्ट्रियों में 5,84,000 मजदूर काम करते थे। याद रखिए डाटा सारे भाई कि 1901 में भारतीय फैक्ट्रियों में कितने मजदूर काम करते थे? तो 5,84,000 मजदूर काम करते थे। 1946 तक यह संख्या बढ़कर कितना हो जाता है? तो 24,36,000 हो चुका था। अब ये मजदूर कहाँ से आए? तो इनको देखते हैं। ज़्यादातर औद्योगिक इलाकों में मजदूर आसपास के जिलों से ही आते थे। जिनमें किसानों, कारीगरों को गांव में काम नहीं मिलता था, वे औद्योगिक केंद्रों की तरफ जाने लगते थे। 1911 में बम्बई के सूती कपड़ा उद्योगों में काम करने वाले 50% से ज़्यादा मजदूर पास के रतनगिरी जिले से आए थे। कहाँ से आए थे? तो देखिए 50% से ज़्यादा जो मजदूर थे वह कहाँ से? तो रतनगिरी जिले से आए थे। ये देखिए रतनगिरी जिले से आए थे। कानपुर की मिलों में काम करने वाले ज़्यादातर कानपुर जिले के ही गांवों से आते थे। देख रहे हैं ना फ्रेंड्स कैसे कैसे पॉइंट है। तो एक एक पॉइंट आपको क्या क्वेश्चन में ऐसा मिल सकता है, जब तक आप बुक नहीं पढ़ेंगे कैसे होगा। और ऐसा ही एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जा रहा है बिल्कुल बुक के अंदर से। तो देखिए मिल मजदूर बीच बीच में अपने गांव जाते रहते थे। वे फसलों की कटाई व त्योहारों के समय गांव लौट जाते थे। मतलब कंपनी में काम भी करते थे और 30 त्योहारों में क्या करते थे? तो अपने वापस गांव आ जाते थे। आगे देखते हैं। बाद में फ्रेंड्स अगर कोई तैयारी कर रहा होगा तो उनका वीडियो आप लोग ज़रूर शेयर करें। जब नए कामों की खबर फैली तो दूर दूर से भी लोग आने लगे। उदाहरण के लिए जैसे संयुक्त प्रांत के लोग बम्बई में कपड़ा मिलों और कलकत्ता के जूट मिलों में काम करने के लिए पहुंच रहे थे। कहाँ के? तो संयुक्त प्रांत के लोग जो थे। आगे देखते हैं। ये तो देखिए हम लोग देख रहे थे फैक्ट्रियों का आना भारत में। और ये देखिए ये जो एक डायग्राम दिया हुआ है यानी फ़ोटो है साझेदारी की टोली, जिसमें कि कौन कौन है? तो JN टाटा है, RD टाटा है, सर RJ टाटा और सर डेजी टाटा।
इन सभी की ग्रुपिंग चल रही है भैया, किस बात पे चल रही है तो पढ़ लेते हैं इसमें। 1912 में जे.एन. टाटा ने जमशेदपुर में भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र स्थापित किया। फर्स्ट पॉइंट मिल गया। भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग कपड़ा उद्योग के काफ़ी बाद शुरू हुआ था। अच्छा, कपड़ा उद्योग के काफ़ी बाद शुरू हुआ था। औपनिवेशक भारत में औद्योगिक मशीनरी, रेलवे और लोकोमोटिव का ज़्यादातर आयात ही किया जाता था। इसीलिए स्वतंत्रता मिलने तक भारी उद्योग कोई खास आगे नहीं बढ़ सका था, क्योंकि सबसे ज़्यादा अधिक क्या किया जाता था तो आयात ही किया जाता था। तो ये थे हमारे उद्योगपति जो कि फैक्ट्रियाँ स्थापित किए थे। एक और यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है, आई होप आप लोग को क्लियर दिखेगा। बम्बई के एक मिल के युवा कामगार हैं 20वीं सदी की शुरुआत में। अच्छा, जब मज़दूर गांव जाते थे तो अच्छे कपड़े पहनने की कोशिश करते थे। तो हम लोग पॉइंट देख रहे थे कि मज़दूर कहाँ से आया। अब देखिए, मज़दूरों के लिए क्या हो रहा था तो नौकरी पाना मुश्किल होते जा रहा था। हालांकि मिलों की संख्या बढ़ती जा रही थी और मज़दूरों की मांग भी बढ़ रही थी, लेकिन रोज़गार चाहने वालों की संख्या रोज़गारों के मुकाबले हमेशा ज़्यादा रहती थी। मिलों में प्रवेश भी निषिद्ध था। उद्योगपति नए मज़दूरों की भर्ती के लिए प्रायः एक जॉबर रखते थे। जॉबर क्या होता था तो जॉबर जो अलग अलग इलाके में सरदार या मिस्त्री होते थे उन्हीं को जॉबर कहते थे। तो एक जॉबर रखते थे। जॉबर कोई पुराना और विश्वस्त कर्मचारी होता था। वह अपने गांव से लोगों को लाता था, उन्हें काम का भरोसा देता था, उन्हें शहर में जमने के लिए मदद भी देता था और मुसीबत में पैसे से भी मदद करता था। इस प्रकार जॉबर ताकतवर और मजबूत व्यक्ति बन गया था। बाद में जॉबर मदद के बदले पैसे व तोहफों की मांग करने लगा और मजदूरों की जिंदगी को क्या करने लगा तो नियंत्रित करने लगा। समय के साथ फैक्ट्री मजदूरों की संख्या बढ़ने लगी, लेकिन जैसा कि आप देखेंगे कुल औद्योगिक श्रम शक्ति में उनका अनुपात बहुत छोटा था, यानी कम था। अब देखिए, ये एक बॉक्स में दिया हुआ है, तो बॉक्स वाले पॉइंट को तो छोड़ना नहीं है। क्या बोल रहा है कि बम्बई के एक मिल मजदूर वसंत पारकर ने कहा, मजदूर अपने बेटों को मिल में काम रखवाने के लिए जॉबर को पैसा देते थे। जिस प्रकार एक घूस समझ लीजिए, आज भी नौकरी के लिए क्या लोग देते हैं, पैसा यानी घूस ही तो देते हैं। मिल मजदूर शारीरिक व भावनात्मक रूप से उसके गांव से गहरे तौर पर जुड़े होते थे। वह गांव जाकर के फसलों की कटाई करता था। कोंकणी लोग धान काटने और घाटी यानी गन्ना काटने गांव जाते थे। यह एक स्वीकृति व्यवस्था थी जिसके लिए मिल वाले छुट्टी देते थे। तो मतलब गांव में जो खेती होती थी तो कृषि के लिए वो क्या करते थे तो छुट्टी दे देते थे। आगे ये किसकी भैया फ़ोटो है तो ये एक मुख्य जॉबर की फ़ोटो है, जिसका कि पहनावा आप देख सकते हैं और पहनावा से ही इसके सत्ता के बारे में पता चलता है। जॉबर का नया शब्द तो बता ही दी कि मिस्त्री या सरदार होता था। यहाँ पर एक पॉइंट और दिया हुआ है कि भाई भोसले बम्बई ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता थे। 1930-40 के दशकों में बिताए अपने बचपन को उन्होंने इस प्रकार याद किया। तो उनसे जुड़े कुछ पॉइंट है, इसको भी देख ही लेते हैं। उस ज़माने में 10 घंटे की शिफ्ट होती थी। अगर पूछ लेता है कितने घंटे की शिफ्ट तो 10 घंटे की शिफ्ट होती थी। शाम 5 बजे से सुबह 3 बजे तक काम के सबसे भयानक घंटे होते थे। मेरे पिताजी ने 35 साल नौकरी की, उन्हें दमा जैसी बीमारी हो गई और वे काम करने से लाचार हो गए थे। अब कॉटन वाले काम में तो यही होता है, धूल जैसा कण तो उड़ता ही है। तो दमा हो गया और उनके पिताजी क्या करने लगे तो काम करने से लाचार हो गए। इसके बाद उनके पिताजी गांव वापस चले जाते हैं। तो ये उनके बारे में ये थोड़ी सी बातें कही गई हैं। यहाँ पर एक फ़ोटो दिया गया है जिसमें कि औरतें काम कर रही हैं, यानी मज़दूर हैं, कताई कर रही हैं मिलों में। अहमदाबाद के एक मिल में कताई में लगी हुई औरतें हैं। तो ये हमारा टॉपिक आज ख़त्म होता है। यहाँ पर कौन सा फैक्ट्रियों का आना। अगला टॉपिक हमारा होगा, अभी इसी खंड 2 का ही चल रहा है, औद्योगिकरण का ही युग चल रहा है। ये बहुत लंबा है चैप्टर, इसमें हम लोग देखेंगे औद्योगिकरण का विकास और ये हमारा ख़त्म हो जाएगा और फिर आएगा वस्तुओं के लिए बाज़ार। तो ये एक वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हमारा खंड 3 बच जाएगा। तो 2 से 3 वीडियो में ये हमारा 10th क्लास की हिस्ट्री ख़त्म। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।